हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एस। दिस इज़ ए प्लेस जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मेरा नाम है कुशाग्रपाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर। राइट। आप लोग ने पहले पढ़ रखा है कि सेल से मिलके ही टिश्यू बने हैं, टिश्यू से मिलके ही ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से मिलके ही हमारा ऑर्गन सिस्टम बना है। राइट। तो अगर हमको अपने ऑर्गन तक सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं तो हमको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? वो सारे न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंचाने पड़ेंगे भाई, क्योंकि जब सारे न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंचेंगे तभी तो हमारे ऑर्गन सिस्टम तक वो चीज़ पहुंच पाएगी। राइट। तो ये चीज़ होने के लिए हमारे सेल को अपने आसपास की सराउंडिंग से और अपने आसपास के सेल से क्या करना पड़ेगा? इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो इंटरेक्शन होता है, ये इंटरेक्शन कहाँ पे होता है? ये इंटरेक्शन होता है हमारे सेल बाउंड्रीज पे। राइट। सेल बाउंड्रीज पे। तो आज के इस टॉपिक पे हम लोग यही दो तरीके की सेल बाउंड्रीज होती हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। राइट। वन इज हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज हमारा सेल वॉल। राइट। शुरू करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन से। ये एक बैलून है। इसको सेल मेम्ब्रेन को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे सबसे पहले। ठीक है। ये एक बैलून है। राइट। एक बैलून। इसमें हमने क्या किया? पानी भर दिया। हमने इसमें पानी भर दिया। तो अब ये बैलून क्या कर रहा है? ये बैलून इस वाटर को एक शेप, एक साइज देने का काम कर रहा है। एक शेप एंड साइज देने का काम कर रहा है। राइट। एंड सेकेंड चीज, इसको बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है। राइट। इसको बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है। सेम इसी तरीके से हमारी कुछ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? द सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स ए सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक सेल को चारों तरफ से सराउंड करके रखती है, घेर के रखती है, और क्या करती है? इसके अंदर के जो भी कंटेंट्स हैं इसके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर आपका न्यूक्लियस हो गया, राइट, या फिर आपका साइटोप्लाज्म हो गया, इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। राइट। एंड ऑल्सो इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए सेल। इंडिविजुअलिटी ऑफ ए सेल। ठीक है। अगर ये सेल बाउंड्री है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये एक पूरा सेल है। ठीक है। ये एक पूरा सेल है। और अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो तो ये क्या होगा? सेल, ये सेल इधर उधर फैल जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा ये। ठीक है। दूसरे सेल से मिक्सअप हो जाएगा। तो क्या एक सेल हमारे लिए बताना पॉसिबल होगा? एक सेल कौन सा है बताना पॉसिबल होगा? नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के साथ साथ, राइट, प्रोटेक्ट तो करती है, सेमी परमिएबल भी होती है। सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल भी होती है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि इट अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। मतलब इसको जिन चीजों की जरूरत है वो उनको अंदर आने देगी, और जिनकी जरूरत नहीं है उसको ये बाहर ही रखेगी। ये कैसे होता है? आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। इस चीज को समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ग्लास है, ठीक है, और इसमें मैंने पानी भरा हुआ है। इसमें मैंने पानी भरा हुआ, तो इसमें हम लोग जो भी चीज डालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्यूट। और जिस चीज में डाल रहे हैं, जो पानी है इसमें, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। मान लीजिए एज ए सॉल्वेंट के तौर पे, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मान लीजिए एज ए सॉल्वेंट मैंने क्या ले रखा है? एज ए सॉल्वेंट मैंने क्या ले रखा है? पानी ले रखा है। एंड एज ए सोल्यूट मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ? मैं इसमें चीनी डाल रहा हूँ। ठीक है। तो चीनी क्या हो जाएगी? सोल्यूट हो जाएगी। जो पानी है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और यही चीनी पानी का जो घोल है, मिश्रण है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सोल्यूशन बोल देंगे। अब हम लोगों को बुक में एक चीज दी हुई है कि वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट। अब आपको सॉल्यूट के बारे में पता है क्या होता है सॉल्यूट, राइट? तो जो पानी होता है, मूव फ्रॉम ए एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट, जिसको कि हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन भी बोलते हैं, टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट, जिसको कि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट बोलते हैं, until the concentrated concentration in the two areas become equal. Concentration is nothing but आपके सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कितनी है, ठीक है, हाई है, लो है,
उसको नापना हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कह देते हैं। अगर मैं बोलूँ कि किसी चीज़ में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, कोई जो सोल्यूशन है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, उसमें जो सल्यूट पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँगा कि कोई सोल्यूशन है वो लो कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब उसमें जो सल्यूट पार्टिकल है वो कम है कंपेरेटिवली, राइट। ठीक है। तो पानी कहाँ से मूव करता है, पानी ऐसे जगह से मूव करता है जो डाइल्यूट सोल्यूशन हो, मतलब जिसमें पानी ज़्यादा हो, सल्यूट की मात्रा कम हो, वहां से ऐसी जगह पे मूव करेगा जिसमें पानी की मात्रा कम हो, सल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हो, जिसको कि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट बोलते हैं कंपेरेटिवली। ठीक है, कंपेरेटिवली। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन पता हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस इमेज से समझते हैं, ठीक है, इस इमेज से मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक बैरियर लगा दिया, इसको हम लोग अभी के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दी, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। अब इसके एक तरफ क्या है, एक तरफ एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें जो सल्यूट के पार्टिकल है ना वो बहुत ज्यादा है, सल्यूट के पार्टिकल जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और एक तरफ क्या है, सल्यूट के पार्टिकल बहुत कम है, सल्यूट के पार्टिकल बहुत कम है। अब दूसरी फिगर में आ जाते हैं, देखिए इसमें हम लोग को वाटर लेवल का ध्यान नहीं रखना है, इसमें हम लोग को देखना है कि किस तरीके से जो वाटर है वो किधर साइड मूव करता है ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए, ठीक है, ताकि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए। तो हमको खाली इसमें कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान देना है, हमको वाटर लेवल नहीं देखना है, ठीक है। तो वाटर लेवल को यहाँ पे इग्नोर करिए। तो अब ये मेम्ब्रेन है, इसमें क्या था, इसमें सल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा थे और इसमें सल्यूट पार्टिकल्स इसमें क्या थे, बहुत कम थे, बहुत कम थे। तो हम लोग ने ये पढ़ा है कि वाटर कहां से कहां मूव करेगा, ऐसी जगह से जहां पे सल्यूट पार्टिकल कम है, वहां से ऐसी जगह मूव करेगा जहां पे सल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। तो पानी देखो कहां से, यहां से कहां मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। और ये तब तक मूव करेगा जब तक कॉन्सेंट्रेशन, दोनों तरफ के कॉन्सेंट्रेशन का लेवल सेम हो जाए, ना एक दूसरे से हाई रहे ना एक दूसरे से कम रहे, राइट, दोनों तरफ के कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बराबर हो जाए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का लेवल मैं आपको एक अच्छे तरीके से भी समझा देता हूँ भाई। एक आपने पानी लिया, ठीक है, और उसमें आप लोग ने कुछ नमक या चीनी कुछ भी डाल दिया, मान लीजिए चीनी डाल दिया, ठीक है। तो आप एक ग्लास पानी पियोगे, उसका भी एक ग्लास पानी पिया आपने, और आपने उसी पानी में से एक चम्मच निकाल के पी लिया, तो आपको दोनों का टेस्ट कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें जो सल्यूट पार्टिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों में लेवल बराबर है, ठीक है, बराबर है। मतलब एक चम्मच पानी के हिसाब से जितना उसमें चीनी होना चाहिए उसमें उतना है, और एक ग्लास पानी के हिसाब से उसमें जितना चीनी होना चाहिए उसमें उतना है। तो जो दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बराबर है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। ये पानी ऐसी जगह से डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ तब तक मूव कर रहा है जब तक कि इसका जो सल्यूट पार्टिकल का लेवल है वो बराबर नहीं हो जाता। और यही मूवमेंट जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर आपका सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। और कहीं भी वाटर का मूवमेंट होगा अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में, तो उसको ऑस्मोसिस नहीं बोल सकते, लेकिन अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा तभी उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल से पानी किस तरीके से लेती हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही लेती है, राइट। समझ में आ गया, व्हाट इज ऑस्मोसिस, आप लोग को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ऑस्मोसिस, ठीक है। इसको तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया, तीन तरीके के सॉल्यूशन इसमें बताए गए। तो फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जब हम लोग किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो सल्यूट पार्टिकल है ना हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, वो एज कंपेयर टू सेल के जो सल्यूट पार्टिकल है वो क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। तो इससे क्या होता है, पानी जो है ना बाहर की तरफ मूव करता है, पानी बाहर की तरफ मूव करता है। तो सेल जिसकी वजह से क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सेल जिसकी वजह से क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ना वो सेल के मुकाबले, सेल के पास जो सल्यूट पार्टिकल है उसके मुकाबले क्या होते हैं, कम होते हैं, उसके मुकाबले क्या होंगे,
कम होंगे तो पानी कहाँ मूव करेगा, पानी सेल के अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, पानी सेल के अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, उससे सेल क्या हो जाता है, उससे सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, सेल जो है स्वेल हो जाएगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि पानी का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तो फिर सेल के शेप में कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। समझ में आया? अब भाई हम लोग को ये पता चल गया कि किस तरीके से वाटर सेल के अंदर और बाहर मूव करता है ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या, न्यूट्रिएंट्स का क्या, वेस्ट मटेरियल का क्या? भाई सेल को वेस्ट मटेरियल भी तो बाहर निकालना है, ठीक है। ऑस्मोसिस से तो पानी आएगा जाएगा और कुछ नहीं आ जा पाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजों को ये रोक देता है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या, राइट? अब वो कैसे मूव करते हैं सेल के अंदर बाहर, उसको देखते हैं। सो जो ऑक्सीजन हो गया, जो बाकी सारी चीज हो गई, जो बाकी सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनका मूवमेंट होता है थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू diffusion. What is diffusion? The movement of particle from a higher to a lower concentration is called diffusion. ठीक है। अब डिफ्यूजन को समझने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। भाई ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। इसमें क्या है, एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जो पानी है वो ज्यादा है और जो सोल्यूट पार्टिकल है वो कम है, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में एज कंपेयर टू डायलेटेड सोल्यूशन, जो पानी है वो कम है और जो सोल्यूट पार्टिकल है वो ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें पानी का जो मूवमेंट हो रहा है वो डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में हो रहा है, या फिर ऐसी जगह से जहां पे पानी ज्यादा है वहां से ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पे पानी कम है? कह सकते हैं ना, ठीक है, कह सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई सेल है, ये सेल वॉल है, मान लीजिए ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, इसके तरफ, इसके इधर साइड क्या है, सेल का इंटीरियर है, इसके इधर साइड सेल का एक्सटीरियर है, आउटसाइड द सेल के जो सराउंडिंग है वो है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, मान लीजिए ऑक्सीजन है, सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो क्या होगा, जब सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है तो इसके आसपास, इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है भाई सेल ने वो यूज कर ली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेल की ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बाहर है जो ऑक्सीजन है वो प्लेंटी, वो कई सारी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऑक्सीजन का मूवमेंट कहां होने लग जाएगा, जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन है वहां से होने लगेगा जहां पे कम ऑक्सीजन है, राइट। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोल देते हैं। तो डिफ्यूजन के थ्रू सेल क्या करता है, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें एक्वायर करता है। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एक्वायर करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू ये सारी चीजें एक्वायर करेगा। अब जो डिफ्यूजन होता है ना, वो इट कैन अकर विदाउट ए मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन के विदाउट भी हो सकता है भाई। ऑस्मोसिस जब तक मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन से रिलेटेड नहीं होगा वाटर का मूवमेंट, मेम्ब्रेन से होकर वाटर का मूवमेंट होगा, तब तक हम लोग ऑस्मोसिस नहीं बोल सकते हैं। लेकिन डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब वो कहीं भी हो, वो पानी में हो, इंसान के अंदर हो, इंसान के बाहर हो, सेल में हो, कहीं भी हो, ठीक है। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं परफ्यूम से, परफ्यूम स्प्रेडिंग इन ए रूम। अब आप मान लो, आप जो रूम फ्रेशनर डालते हो उसमें क्या होता है, उसमें जो रूम फ्रेशनर आपने छिड़का, तो जो रूम फ्रेशनर है ना, वो क्या है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो एज कंपेयर टू उसके सराउंडिंग वो क्या है, ज्यादा है, वो ज्यादा है, तो वो कहाँ मूव करेगा, हर तरफ मूव करेगा, हर तरफ मूव करने लगेगा, हर तरफ मूव करने लगेगा। इसकी वजह से वो क्या होता है, पूरे कमरे में फैल जाता है, जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल सेम ना हो जाए। समझ में आया, राइट। सेम उसी तरीके से इंक ड्रॉप इनटू ए वाटर, भाई हमने वाटर में 2 बूंद इंक डाली, तो अब क्या है, वो एक जगह पे इंक क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अब वो तब तक इधर उधर मूव करेगी तब जब तक कॉन्सेंट्रेशन लेवल सारे पानी में बराबर ना हो जाए, राइट। सो इस तरीके से जो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल का मूवमेंट होता है, और जो सेल है वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट या फिर वेस्ट रिमूवल जैसी चीज़ों को एक्वायर करता है या फिर अपने बाहर निकालता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, उसको एक इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है।
वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल जितनी भी चीज़ें एक्वायर करता है या वेस्ट मटेरियल अपने बाहर निकालता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनी कैसे है, किस चीज़ से बनी है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो 7 to 10 नैनोमीटर थिक होती है, ओनली 7 to 10 नैनोमीटर थिक होती है ओनली, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स कुछ नहीं होता, फैट मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये फैट एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिपिड की ना 2 लेयर होती हैं, फैट की 2 लेयर होती हैं, और उन 2 लेयर के बीच में ही प्रोटीन एम्बेडेड होता है, ठीक है। और इस चीज को हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से समझते हैं, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से सबसे अच्छे तरीके से समझा जाता है। तो आइए देखते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या। दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो ये आपने देखा मोज़ेक टाइल देखी है ना, मोज़ेक टाइल देखिए आपने, खिड़की भी देखी होगी मोज़ेक स्टाइल में खिड़की बनी हुई। तो दिस इज ए मोज़ेक टाइल, ठीक है। और जब हम लोग एक सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे ना, तो ऊपर से कुछ इसी तरीके से दिखती है, ऊपर से कुछ इसी तरीके से दिखती है। हर जगह फैट है, फैट है, फैट है, फैट है, और ये वाइट वाइट आप समझ लो कि एक प्रोटीन है, ठीक है। तो हर जगह फैट है, फैट है, फैट है, फैट है, और कहीं कहीं पे प्रोटीन इसमें एम्बेडेड है, कहीं कहीं पे प्रोटीन इसमें एम्बेडेड है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, से इसको हम लोग सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। होता क्या है इसमें ना, इट इज इट हैज लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर मतलब 2 लेयर, मतलब फैट की क्या है इसमें 2 लेयर है, आप देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं, फैट की 2 लेयर है, फैट की 2 लेयर है, फैट की 2 लेयर है, ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। देख पा रहे हैं ना, इसमें इस इमेज में आप अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। और इसमें क्या है, कहीं कहीं प्रोटीन एम्बेडेड है बीच बीच में, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन। और ये जो फैट की लेयर है ना, ये जो फैट की लेयर है ना, ये कैसी होती है, इसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो फैट्स है ना, ये फैट्स है ना, ये फ्रीली लेफ्ट राइट, ठीक है, अपनी जगह पे ही फ्लिप हो जाना या फिर रोटेट हो जाना, ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये फ्लूइड की तरह मूव कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये जो है मॉलिक्यूल है, ये क्या है, फ्लूइड है। ये जो है पूरा आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है, एक फ्लूइड है। और इसमें जो प्रोटीन होता है ना, इसमें जो प्रोटीन होता है, ये एक गेट कीपर की तरह काम करता है, ये एक गेट कीपर की तरह काम करता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो लिपिड होती है ना, लिपिड जो फैट के मॉलिक्यूल होता है, उसका जो हेड होता है ना, वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वो वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो टेल होती है वो कैसी होती है, वाटर रिपेलिंग होती है, वो वाटर को अपने से दूर फेंकता है, ठीक है। नाउ आ जाते हैं, तो जो प्रोटीन होता है ना, जो प्रोटीन होता है, ये एज ए गेट कीपर काम करता है और हेल्प्स सब्सटेंस पास थ्रू। तो हम लोग ने अभी तक जितना भी पढ़ा ना, जितना भी मूवमेंट होता है वाटर का, ऑक्सीजन का, वो सारा कुछ किसके थ्रू होता है, वो सारा कुछ किसके थ्रू होता है, इन्हीं प्रोटीन के तरह, इन्हीं प्रोटीन के थ्रू होता है, ठीक है। इसी प्रोटीन से अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, ठीक है। समझ में आया व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है सेल को, इंडिविजुअलिटी उसको देती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल भी होती है, 7 to 10 नैनोमीटर्स थिक होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। और इसको सबसे अच्छे से हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, और वो अपने सराउंडिंग से उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं। अब ये पूरी कंप्लीट बात हो गई सेल मेम्ब्रेन की। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, सेल वॉल पे। सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल, सेल वॉल। अब क्या होता है, जो प्लांट है वो अपनी जगह से मूव तो नहीं कर सकता, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता एनिमल्स की तरह, ठीक है। तो जब मान लीजिए आंधी आ रही है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा, वो अपने आप को कैसे बचाएगा। तो वो अपने आप को बचा सके इसके लिए क्या होता है, उसके सेल के अराउंड एक एडिशनल रिजिड कवरिंग होती है, उसके सेल के अराउंड एक एडिशनल रिजिड कवरिंग होती है। उस कवरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं,
उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और उसके ऊपर इसको बाहर की चीज़ों से बचाने के लिए, आंधी तूफान इन सब से बचाने के लिए एक एडिशनल कवरिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है। क्या नाम दिया उसका हमने, सेल वॉल नाम दिया है। क्या करती है ये, इट हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर रिमेन फर्म, उनको फर्म रहने में हेल्प करती है। सेकंड, उनको उनका शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और क्या करती है, हेल्प प्लांट स्टे अपराइट, प्लांट अपनी जगह पे सीधा खड़ा रहे, उसमें ये उनको हेल्प करती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिड है तो बहुत ज़्यादा ये क्या हो सकती है, बेंड वेंड नहीं हो सकते हैं, राइट, इस वजह से। और क्या होती है, ये भी सेल मेम्ब्रेन की तरह परमिएबल होती है। भाई अगर मान लो सेल, अगर ये सेल मेम्ब्रेन की तरह परमिएबल ना हो तो भाई सेल अपने अंदर ऑक्सीजन या फिर वाटर कैसे अक्वायर करेगा, नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, सेल मर जाएगा, सेल मर जाएगा तो प्लांट भी मर जाएगा, राइट। तो ये जो होती है, जो सेल वॉल होती है, ये भी क्या होती है, परमिएबल होती है। ये भी क्या होती है, परमिएबल होती है। किस चीज़ की बनी होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जिसमें क्या होता है, कई सारे ग्लूकोज के यूनिट आपस में मिले हुए रहते हैं, आपस में लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। तो आपको खाली इतना याद रखना है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, दैट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल्स में सेल वॉल क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाई एनिमल्स को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है, तो उसके लिए उनको क्या रहना है, उनको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, उनको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो रिजिड होती है, वो रिजिड होती है, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो रिजिड होती है। तो अगर एनिमल में भी सेल वॉल हो जाएगी तो जो एनिमल है वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा, राइट, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगई हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, इनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, इनको बाहर से बचाने के लिए और इनको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। तो किसके पास सेल वॉल, किस किस के पास सेल वॉल होती है, एक प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, एक फंगई के पास सेल वॉल होती है, एक बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। एनिमल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हमको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, उसके लिए हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उस वजह से हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल, अब देखो जो सेल होता है, डू नॉट श्रिंक इन साइज। जो प्लांट का जो सेल होता है ना, वो साइज में इसीलिए श्रिंक नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो रिजिड है, वो रिजिड है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर जो सेल है, जो ये सेल है, ये इसको ज्यादा पानी ना मिले तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना शेप लूज कर देगा, अपना शेप लूज कर देगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अपना शेप लूज कर देगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन जो सेल वॉल है, ये रिजिड होने की वजह से ये वैसी की वैसी ही रहेगी, ये वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है पुल्स अवे फ्रॉम द सेल, सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से क्या हो जाती है, ऐसे करके दूर हो जाती है, ठीक है, ऐसे करके दूर हो जाती है, राइट, समझ में आया। तो जो प्लांट का सेल है वो साइज में श्रिंक नहीं होता, लेकिन अंदर जो इसके जो भी मेन सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, वहां से वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, वहां से वो श्रिंक हो जाता है। और क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल, सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल, ठीक है। सो यहां तक हम लोग ने सारी चीजें पढ़ ली हैं। हम लोग ने पढ़ लिया है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है। अब हम लोग ने पढ़ लिया है ऑस्मोसिस क्या होता है, कितने टाइप का ऑस्मोसिस होता है। हम लोग ने पढ़ लिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। हम लोग ने पढ़ लिया है डिफ्यूजन क्या है, और हम लोग ने पढ़ लिया है सेल वॉल के बारे में, राइट, हम लोग ने पढ़ लिया है सेल वॉल के बारे में। अब आ जाओ थोड़ा इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, हम लोग इससे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपके एनसीईआरटी से ही, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मग बीन सीड, जिसको कि हम लोग मूंग दाल भी बोलते हैं, आर केप्ट इन ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 12 आवर्स, वॉट विल हैपन टू देम, ठीक है। मूंग दाल को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक पानी में भिगो के रखेंगे, 12 घंटे भिगो के रखेंगे, उसके बाद उनको निकाल लेंगे, ठीक है, देन उसको कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल देंगे, तो क्या होगा उससे, उससे क्या होगा, पहला, the soaked mug bean seed will gain water by osmosis to the concentrated solution causing them to swell। क्या ये होगा, नो, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि होगा क्या, पानी में डालने से क्या होगा, पानी में डालने से क्या होगा, सादे पानी में डालने से क्या होगा,
जो मूंग दाल है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, वो स्वेल हो जाएगी। कैसे स्वेल हो जाएगी भाई, पानी का कॉन्सेंट्रेशन, पानी में जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर से क्या होगा भाई, कम होगा, है ना, कम ही तो होगा। तो पानी कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करने से क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। अब उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल देंगे, जिसमें क्या है, जो सोल्यूट का पार्टिकल है वो एज कंपेयर टू सेल के जो सोल्यूट के पार्टिकल से क्या है, ज्यादा है, सेल के सोल्यूट पार्टिकल से क्या है, ज्यादा है, जिससे क्या होगा, सेल के अंदर का पानी बाहर की तरफ आने लगेगा, बाहर की तरफ आने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सेकेंड। The soaked mung bean seed will lose water by osmosis to the concentrated solution, causing them to shrink. The soaked mung bean seed will have no change. ये नहीं है, this is totally wrong. आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर्ग्यूमेंट वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी ऑफ अ सेल वॉल इन प्लांट्स यूजुअली फिक्स्ड इन वन प्लेस वर्सेस इन एनिमल यूजुअली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सिंपली ये पूछ रहा है कि भाई प्लांट में सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों है और एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं है, ठीक है, ये सिंपली ये पूछ रहा है। आ जाओ पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसका, प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल because it control the movement of substance into and out of the cell, while animal cell use only the cell membrane for protection। क्या ये सही है, क्या ये सही है कि एनिमल सेल यूज ओनली द सेल मेम्ब्रेन फॉर द प्रोटेक्शन, इसीलिए होता है क्या खाली, एकदम रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, प्लांट हैज ए सेल वॉल बिकॉज इट प्रिवेंट ऑल वाटर फ्रॉम लीविंग द सेल, whereas animal cells do not need a cell wall since they can regulate water loss by the movement। क्या मैंने ये पढ़ाया था कि प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल बिकॉज इट प्रिवेंट ऑल वाटर फ्रॉम लीविंग द सेल, ये पढ़ाया था, या फिर ये पढ़ाया था कि प्लांट का जो सेल होता है उसको बाहरी चीज़ों से, आंधी तूफान से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रिजिड बनाने के लिए, उसको अपराइट एक जगह पे खड़े रहने के लिए सेल वॉल होती है, या ये पढ़ाया था मैंने, यही तो पढ़ाया था, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, प्लांट सेल हैज ए सेल वॉल बिकॉज इट प्रोवाइड रिजिडिटी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, हेल्पिंग प्लांट्स रिमेन अपराइट, वाइल एनिमल सेल लैक ए सेल वॉल सो दे कैन रिमेन फ्लेक्सिबल और मूवमेंट, फॉर मूवमेंट। एब्सोल्युटली राइट, नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ से, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वुड यू प्रिडिक्ट फॉर ए प्लांट सेल if its cell wall were to become as flexible as cell membrane। मतलब अगर प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल हो जाए, हमने ये भी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लूइड होती है, तो सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लूइड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन, द प्लांट सेल वुड लूज इट फिक्स शेप एंड रिजिडिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा ये, क्योंकि भाई सेल वॉल क्या काम करती है, उसको फिक्स शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। द प्लांट विल बी अनेबल टू रिमेन अपराइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेल वॉल क्या करती है, उसको अपराइट एक जगह पे खड़े रहने का काम करती है। प्लांट कैन नॉट विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक विंड एंड रेन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। भाई आप लोग क्या करो ना, मेरे सोल्यूशन बताने से पहले इसको पॉज कर दिया करो, अपने आप से सोल्यूशन निकाला करो, फिर मेरा देखा करो आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो two similar animal cells are placed in two different solution, cell X is placed in pure water, ठीक है, सेल Y is placed in concentrated salt solution, ठीक है। तो भाई ये दोनों लाइन पढ़ते हैं हमको तो सिंपल एकदम तेजी से समझ में आना चाहिए। भाई प्योर वाटर में सेल X के मुकाबले क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, कम है। और हम लोग को पता है जहाँ वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो वहाँ से वाटर मूव करेगा, जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तो पहला सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से एक्स, सेल एक्स क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, इतना हमको पता चल गया। सेल वाई इज प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है, एकदम सिंपल पता है हमको, पहले का उल्टा ही होगा, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, सोल्यूट पार्टिकल बाहर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, वाटर कहाँ मूव करेगा भाई, जहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल कम होते हैं वहाँ से मूव करते हैं ज़्यादा की तरफ, तो वाई का सेल वाई के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, तो ये वाला सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ये वाला सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। सेल आर ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, सेल को थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया गया,
थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया गया। सेल एक्स स्वेल, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे सेल एक्स स्वेल एंड सेल वाई श्रिंक, सेल वाई श्रिंक अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। अब इसमें से ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हम लोग ये देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सॉल्ट मॉलिक्यूल मूव्ड इनटू सेल वाई कॉजिंग इट टू श्रिंक। भाई हम लोग ने ये देखा है कि सेल जो श्रिंक करता है या फिर स्वेल करता है वो किसके वजह से करता है, वो वाटर के मूवमेंट के वजह से श्रिंक करता है या फिर स्वेल करता है। तो इस इधर पे सॉल्ट मॉलिक्यूल कहाँ से आ गया, सॉल्ट मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ से आ गया, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला तो पहले ही गलत हो गया। वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ द सेल वाई देन द सॉल्ट सोल्यूशन एंटर्ड इन इट। अगर मैं खाली इतना पढ़ूं, इतना खाली इतना देखूं मैं, इतना यहां से लेके यहां तक, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये पढ़ता हूं, देन द सॉल्ट सोल्यूशन एंटर्ड इन इट, तो भाई मैंने क्या बताया था, मूवमेंट कैसा होता है, वाटर का होता है मूवमेंट, अंदर और बाहर, और बाकी चीजों को क्या करता है, रोक देता है। खाली वाटर का मूवमेंट अंदर बाहर होता है, बाकी चीजों को क्या करेगा, रोक देगा। तो और ये बात कर रहा है सॉल्ट सोल्यूशन की, तो क्या सॉल्ट सोल्यूशन मूव करेगा, क्या नहीं करेगा, खाली वाटर मूव करेगा। तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इस वजह से। तीसरा पढ़ता हूं, वाटर मूव्स इनटू द सेल एक्स एंड मूव्ड आउट ऑफ द सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, सही है, कोई गलत चीज नहीं है इसमें, कोई भी गलत चीज नहीं है। सोल्यूट मूवमेंट कॉज ऑस्मोसिस इन बोथ सेल, सोल्यूट मूवमेंट, सोल्यूट का मूवमेंट या फिर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कॉज्ड ऑस्मोसिस, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।